हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है तुर्की का आधुनिक राष्ट्र के रूप में अम्बुदाई या उदाई। उदाई टर्की मध्य पूर्व में स्थित होते हुए भी इस क्षेत्र के देशों से भिन्न है और यूरोपीय सभ्यता से प्रभावित है। जो टर्की है ये क्या है, मध्य पूर्व स्थित में स्थित होते हुए क्या है, इस क्षेत्र के जो देश हैं उनसे भिन्न है और यूरोपीय सभ्यता से प्रभावित है। यूरोप के कारण टर्की एक लंबे समय तक यूरोप के महान राज्यों में गिना जाता था। आज भी टर्की यूरोप के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। सामाजिक और राजनीतिक एकता एवं सैनिक दृष्टि से टर्की आज भी मध्य पूर्व की महानतम शक्तियों में से एक है। एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में टर्की का इतिहास प्रथम महायुद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद से प्रारंभ होता है। एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में क्या टर्की का जो इतिहास है वो प्रथम महायुद्ध या प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ होता है। मध्य पूर्व में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम टर्की में ही हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर टर्की एक दुर्बल और पतनोन्मुख देश था। 1911 से चलने वाले अनवरत युद्ध ने उसे क्या विनाश के कगार पर खड़ा किया था। प्रथम विश्व युद्ध से में समस्त केंद्रीय यूरोपीय देशों में टर्की की पराजय प्रमुख थी। तो जो टर्की प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था। तो युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि टर्की को उस अपमानजनक सेव्रे की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने पड़े, जो अगस्त 1920 को की गई। सेव्रे की संधि पर टर्की सुल्तान के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर अवश्य कर दी, लेकिन यह संधि जो सेव्रे की संधि वो क्रियान्वित नहीं हुई। सेव्रे की घोर अपमानजनक शर्तों के प्रकाशन से टर्की में एक गंभीर उथल पुथल मच गई। सेव्रे की संधि से टर्की में राष्ट्रीयता की भावना बाढ़ की तरह उमड़ आई। जो क्या हुआ कि जो सेव्रे की जो अपमानजनक संधि जो थी वो क्या हुआ कि जब प्रकाशन हुआ तो उसका टर्की में क्या हो गया, गंभीर उथल पुथल हो गई, जिससे क्या हो गया वो टर्की में एक राष्ट्रवादी या राष्ट्रीयता की भावना बाढ़ की तरह उमड़ गई। 23 मई को गया हुआ कि सुल्तान अहमद चौक ने एक विराट प्रदर्शन हुआ, जगह जगह सभाएं होने लगी, गुरिल्ला युद्ध जारी हो गया। इस वातावरण में मुस्तफा कमाल पाशा राष्ट्र के नेता के रूप में सामने आए। मुस्तफा कमाल पाशा प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की के राष्ट्रीय जो संग्राम का सफलतापूर्वक संचालन करने वाले कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का पिता या अतातुर्क के नाम से पुकारा जाता है। उनका जन्म जो मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1880 में सालोनिका में हुआ था। उसके पिता अली रजा एफंदी और पिता का नाम अली रजा एफंदी और माता का नाम जुबे था। 1888 से ही में ही कमाल के पिता थे उनके देहांत हो गया था। 1893 वह सालोनिका सैनिक विद्यालय में भर्ती हुआ। बाद में 1899 में वह कुस्तुनतुनिया के सैनिक महाविद्यालय में भर्ती हुआ। वहां से 1905 में एक सैनिक अधिकारी बनकर निकला मुस्तफा कमाल पाशा। उसके एक शिक्षक ने उसे उसके नाम मुस्तफा के आगे कमाल जोड़ दिया था। 1911-12 में कमाल ने क्या त्रिपोली में युद्ध किया था। 1912-13 में होने वाले बाल्कन युद्धों में उसने बड़ा नाम कमाया और उसकी गिनती तुर्की के जो दक्ष सेना नायक थे उनमें की जाने लगी। प्रथम महायुद्ध के काम में गैलीपोली अभियान में मित्र राष्ट्रों की असफलता में कमाल का प्रमुख हाथ था और इस अभियान के बाद वह राष्ट्रनायक के रूप में माना जाने लगा। गैलीपोली अभियान के बाद इसके बाद उसने काकेशस में रूसी फौजों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की और 1918 में अक्टूबर में सीरिया में उसे शत्रु सेना की प्रगति को रोक दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब सारे देश में वह लोकप्रिय बन चुका था। मई 1919 में सुल्तान ने उसे सेना का प्रधान निरीक्षक बनाकर अनातोलिया में भेजा। यहीं से उसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की का सुल्तान और उसकी सरकार जिस ढंग से मित्र राष्ट्रों की खुशामद कर रहे थे उससे क्या थे, मुस्तफा कमाल पाशा को बहुत अधिक दुख हुआ। उसने अंकारा नगर में अवशिष्ट संसद का संगठन करने का प्रयास किया। इस पर 8 जुलाई 1919 को सुल्तान ने उसे सैनिक पद से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, परंतु कमाल ने अपना काम जारी रखा। 23 जुलाई 1919 को राष्ट्रवादी सम्मेलन
में पहले के निर्णय की पुष्टि की गई। इसके बाद 22 अप्रैल 1920 को अनातोलिया की राजधानी में क्या किया, महान राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन बुलाया गया। सभा ने देश का शासन अपने हाथों में लेने की घोषणा की तथा मुस्तफा कमाल को सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जो अनातोलिया की राजधानी अंकारा में जो राष्ट्रीय सभा हुई, तो उसमें क्या हुआ कि जो शासन को अपने हाथों में ले लिया गया और मुस्तफा कमाल पाशा को सभा का अध्यक्ष बनाया गया तथा राष्ट्रीय सेना का अध्यक्ष भी चुना गया। 20 जनवरी 1921 को राष्ट्रीय सभा ने देश के लिए सामयिक संविधान की घोषणा की। इस बीच कमाल ने फ्रांस, इटली, अर्मेनिया आदि से समझौते कर लिए थे। मुस्तफा कमाल पाशा के प्रयासों से ही लौसान की सम्मानजनक संधि संभव हो पाई। अक्टूबर 1923 में क्या हुआ कि तुर्की से तमाम विदेशी सेनाएं हटा ली गई। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। मुस्तफा कमाल को नए गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वो अपनी मृत्यु तक इस पद पर बना रहा और अपने सुधारों द्वारा तुर्की की काया पलट कर दी। मुस्तफा कमाल पाशा ने फर्स्ट हो गया, उसने सुधार किया उसमें फर्स्ट हो गया आंतरिक सुधार। प्रथम जो विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, तुर्की का पुराना ढांचा नष्ट हो गया और नया रूप विकसित करना बाकी था। अब तुर्कों के पास न तो अरब प्रदेश थे और न ही यूरोपीय प्रदेश और न गैर तुर्की के पास न तो अरब प्रदेश के केंद्र। उनके पुनर्निर्माण की समस्या आसान नहीं थी। इसलिए क्या थे, तुर्कियों के पास अरब प्रदेश के केंद्र उनके पुनर्निर्माण की समस्या आसान नहीं थी, क्योंकि तुर्की की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी और देश पर विदेशी ऋणों का भारी बोझ था। आबादी का बहुत बड़ा भाग क्या हो गया था, युद्ध में नष्ट हो गया था। लाखों यूनानी तुर्की छोड़कर चले गए। ये अल्पसंख्यक कुर्द जाति स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी स्थिति में मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की के उत्थान के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका मूल उद्देश्य तुर्की को पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने तथा उसे एक औद्योगिक देश में परिणत करना था। इस कार्यक्रम में उसने 6 सिद्धांतों का नारा दिया। तो जो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया कि तुर्की की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। जो पुराना ढांचा था वो नष्ट हो गया और नया रूप विकसित करना बाकी था। अब क्या हो गया, तुर्कों के पास ना तो अरब प्रदेश था न यूरोपीय प्रदेश। तुर्कों के पास जो अरब प्रदेश के केंद्र, उनके पुनर्निर्माण की समस्या जो थी वो इतनी आसान नहीं थी। तुर्की की जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी। तो तुर्की को पाश्चात्य जो मुस्तफा कमाल पाशा ने के पास जो ये था कि तुर्की को पाश्चात्य सभ्यता के करीब लाना और औद्योगिक देश के रूप में परिणत करना था। इसके लिए उन्होंने 6 कार्यक्रम या 6 सिद्धांतों का नारा दिया। फर्स्ट हो गया गणतंत्रवाद, दूसरा हो गया राष्ट्रवाद, तीसरा सामंतवाद, चौथा हो गया नियंत्रित अर्थवाद, पांचवा हो गया धर्मनिरपेक्षतावाद, छठवां हो गया क्रांतिवाद। इनके माध्यम से कमाल तुर्की को उसकी प्राचीन परंपरा से विमुख कर राष्ट्रीयता के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष प्रगतिवादी स्वतंत्रता बनाना चाहता था। 1931 में राजनीतिक दल ने भी इन सिद्धांतों को मान्यता दी। उसकी जो राजनीतिक पार्टी थी, 1937 में संविधान, ये सारे क्या हो गए, संविधान के अंग बन गए। गणतंत्रवाद, राष्ट्रवाद, समानतावाद, ये चाहे नियंत्रित अर्थवाद, धर्मनिरपेक्षता, क्रांतिवाद। अपने इस कार्य में उनको दमन का सहारा लेना पड़ा, परंतु अपनी लोकप्रियता और प्रबल सैनिक शक्ति के कारण कोई भी विरोधी अधिक समय तक नहीं टिक सका और अंत में तुर्की का निर्माण होकर ही रहा। उसके बाद हो गया राजनीतिक पुनर्निर्माण। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक पुनर्निर्माण की भूमि भी तैयार होने लगी थी। जनवरी 1921 जो राजनीतिक पुनर्निर्माण था, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के साथ ही क्या राजनीतिक पुनर्निर्माण की भूमि तैयार होने लगी। जनवरी 1921 में जो सामयिक संविधान ने सार्वभौमिक सत्ता राष्ट्रीय सभा को साफ कर सुल्तान की सत्ता को खोखला बना दिया था। 2 नवंबर 1921 को महान राष्ट्रीय सभा ने सुल्तान को क्या कर दिया था, पदच्युत कर दिया था और सुल्तान के पद का अंत कर दिया। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और मुस्तफा कमाल को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। नए संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अधिकार राष्ट्रीय सभा के हाथों में रखा गया तथा उसके प्रति मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय सभा की अवधि 4 साल रखी गई। इसके सदस्यों के लिए शिक्षित होना आवश्यक रखा गया है।
नए संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया एवं व्यक्तिगत राजनीतिक आर्थिक अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य करार दिया गया। तो जो राजनीतिक पुनर्निर्माण हुआ उसमें क्या था कि प्राथमिक जैसे पश्तो सुल्तान का पद क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया गया और नए संविधान बना जो उसके अनुसार क्या था, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अधिकार किसको, राष्ट्रीय सभा को दिया गया। और उसके प्रति मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय सभा की अवधि क्या कर दी, 4 साल की रखी गई। राष्ट्रीय सभा की अवधि 4 साल की रखी गई। इसके जो सदस्य थे उनको शिक्षित होना अनिवार्य था, शिक्षित होना आवश्यक था। और नए संविधान में मूल अधिकार हो गया व्यक्तिगत राजनीतिक आर्थिक और अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य करार दिया गया है। इसमें जो राजनीतिक पुनर्निर्माण हुआ। उसके बाद हो गया आर्थिक पुनर्निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप तुर्की की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी और युद्ध के बाद कृषि अनिश्चितता ने क्या किया, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो युद्ध के बाद क्या हुआ, जो अनिश्चितता हुई उसके बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया युद्ध की अनिश्चितता ने। कृषि उद्योग धंधे और व्यापार सभी क्षेत्रों में स्थिति दयनीय बन चुकी थी। इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा को राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थवाद के नाम से पुकारा जाता है। तुर्की की अर्थ एवं राजस्व व्यवस्था सुधारने के लिए क्या, जो फ्रांसीसी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया और उनकी सलाह से राजस्व संबंधी अनेक सुधार किए गए तथा संतुलित बजट तैयार किया गया। विदेशी ऋणों की समस्या हल करने के लिए संबंधित देशों से वार्तालाप की गई और कमाल के विशेष आग्रह पर सभी देशों ने उसमें भारी कमी करना स्वीकार कर दिया। राज्य की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से शराब, तंबाकू, नमक, अस्त्र शस्त्र आदि में क्या हो गया, राज्य का एकाधिकार कायम कर दिया गया। विदेशी कंपनियों से क्या रेलवे लाइनों को खरीद लिया गया। इसके बाद नए नए कारखाने खोले गए। जो आर्थिक पुनर्निर्माण हुआ उसके तहत नई नई सड़कें बनाई गई और पुराने सड़कों की मरम्मत की गई। इस प्रकार यातायात के साधनों का उन्नत बनाया गया जिससे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। नई सरकारों ने राज्य के संरक्षण में कई बैंकों को संचालित किया और उन्हें पृथक कार्य सौंपे गए। विदेशी व्यापार को भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला मुस्तफा कमाल पाशा के कार्यकाल के दौरान। तथा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। श्रमिकों के कल्याण के लिए 1936 में अनेक श्रम कानून बनाए गए तथा अंकारा में केंद्रीय श्रम कार्यालय की स्थापना की गई। इस तरह मुस्तफा ने तुर्की का औद्योगिक विकास करने तथा उसे एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था प्रदान करने का अथक प्रयास किया गया। उसके बाद हो गया सामाजिक सुधार भी किया उन्होंने। सामाजिक क्षेत्र में मुस्तफा कमाल पाशा ने के सुधार जो हुए क्रांतिकारी सिद्ध हुए। उसके सामाजिक सुधार उसके जो सुधार थे इस बात से स्पष्ट प्रतीक है कि कमाल पाशा तुर्की का पूर्णतः आधुनिकीकरण चाहता था, मॉडर्नाइजेशन चाहता था। समाज में सबको समान समझा गया। फैस, टोपी और पगड़ी पहना और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पुरानी टर्की पोशाक के स्थान पर पाश्चात्य देश की जो वेशभूषा थी उसको प्रोत्साहन दिया गया। स्त्री समाज में भी कमाल पाशा ने पुरुषों से अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। फर्स्ट तो उसने बहु विवाह को उसने गलत बताया और सने कानून की सहायता से इसे प्रथा को उसने समाप्त करने का प्रयास किया। तलाक देना उसने सुगम बना दिया। स्त्री को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान स्थान दिया। उसने असेंबली चुनाव हुए प्रत्येक क्षेत्रों में पुरुषों के समान स्थान दिया गया। स्त्रियों को वे असेंबली का चुनाव लड़ सकती थी। यहाँ तक कि कमाल पाशा ने उनके लिए सैनिक सेवा के द्वार खोल दिए। वे अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय अपना सकती थी। बुर्का पहनकर उनको बाहर निकालना बंद कर दिया गया। शिक्षा की उनके लिए उचित व्यवस्था की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। वे डॉक्टर, वकील और वैज्ञानिक व्यवसाय अपनाने लगी। पुरुषों की भांति उन्हें भी पश्चिमी पोशाक के लिए जाने की छूट दी गई, मतलब पहनने की छूट दी। उन्हें यूरोपियन नृत्य सीखने को प्रोत्साहित किया गया क्योंकि कमाल पाशा देश के पश्चिमीकरण के लिए यह आवश्यक समझता था। इस्लामी दुनिया में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के परिवर्तन करना वास्तव में मुस्तफा कमाल पाशा के अदम्य साहस का ही प्रतीक कहा जा सकता है। शिक्षा में सुधार। मुस्तफा कमाल पाशा इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि शिक्षा के अभाव में
उसके सुधार सफल नहीं हो सकते हैं। समाज में वह जो परिवर्तन लाना चाहता था वे बिना शिक्षा के प्रसार के नहीं आ सकते। तो उसका ये मानना था कि जो समाज में वो बदलाव लाना चाहता था या सुधार लाना चाहता था वो शिक्षा के प्रसार के बिना नहीं आ सकते हैं। तो उसने शिक्षा के प्रसार के लिए भी पर्याप्त ध्यान दिया। ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाएं और नगरों में माध्यमिक विद्यालय खोले गए। अंकारा और इस्तानबुल जो थे इस्तानबुल उच्च शिक्षा के केंद्र बन गए। शिक्षा को पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रखा गया। प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इसके प्रसार में स्वयं मुस्तफ़ा कमाल ने रुचि ली। वह स्वयं ग्रामों में जाता और वहाँ लोगों को पढ़ाने लगता था। 1929 में अरबी वर्णमाला के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाया गया। स्कूल एवं कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की गई। शिक्षा देने में पश्चिमी ढंग अपनाया गया। विज्ञान व चिकित्सा शास्त्र में भी अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया। तो उसने शिक्षा का जो प्रसार किया उसने ग्रामों में प्राथमिक हो गया चाहे नगरों में माध्यमिक विद्यालय हो गए और उसने वेस्टर्नाइज कर दिया एजुकेशन को। जो वेस्टर्न में वेस्टर्न ढंग से पढ़ाई उसने। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी उसने मेडिकल का भी अध्ययन को भी उसने प्रोत्साहन दिया। अब हो गया उसकी जो सुधार की नीति थी विदेश नीति। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 23 अप्रैल 1920 को राष्ट्रीय सभा ने देश के सब शासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी। उस समय तुर्की चारों तरफ से क्या था, शत्रुओं से घिरा था। केवल सोवियत संघ से ही थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती थी। मुस्तफा कमाल पाशा ने सभी संभव उपायों की सहायता से अपने शत्रुओं को संधि करने के लिए विवश कर दिया। अंत में लोसान की संधि से शांति स्थापित हुई। तुर्की एक गणराज्य मान लिया गया। गणराज्य की स्थापना के बाद कमाल को अपना संपूर्ण ध्यान तुर्की की आंतरिक स्थिति सुधारने में लगाना पड़ा। अतः उसने एक शांतिपूर्ण वैदेशिक नीति अपनाना अधिक उचित समझा। गणतांत्रिक तुर्की के सामने मुख्य समस्या इराक और सीरिया के साथ अपनी सीमा तय करना था। खाड़ियों पर अपना प्रभुत्व एवं नियंत्रण स्थापित करना था। जो उसकी समस्या थी इराक और सीरिया के साथ अपनी सीमा तय करना था और खाड़ियों पर अपना प्रभुत्व एवं नियंत्रण स्थापित करना था। लौसान संधि के अनुसार तुर्की का मौसूल क्षेत्र इराक को सौंप दिया गया था और इराक इंग्लैंड के संरक्षण में था। तो मौसूल की जो संधि हुई थी लौसान की, उसके अनुसार तुर्की का जो मौसूल क्षेत्र था इराक को सौंप दिया गया। इराक किसके नियंत्रण में था, इंग्लैंड के। तुर्की में इंग्लैंड से लड़ने की शक्ति न थी। इसी बीच इंग्लैंड मौसूल के मामले को राष्ट्रसंघ में ले गया जहां इराक के पक्ष में निर्णय हुआ। इससे खिन्न होकर के तुर्की ने सोवियत संघ के साथ एक 10 वर्षीय मित्रता एवं सहयोग समझौता संपन्न कर लिया। इंग्लैंड तुर्की में सोवियत के बढ़ते हुए प्रभाव को पसंद नहीं करता था। अतः उसने 1926 में तुर्की के साथ एक समझौता कर लिया। तो क्या नहीं चाहता था इंग्लैंड, जो ये मौसूल का क्षेत्र जो इराक के पक्ष में निर्णय हुआ जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो क्या हुआ इससे कि तुर्की सोवियत संघ के साथ एक 10 वर्षीय मित्रता एवं सहयोग समझौता संपन्न कर लिया। इंग्लैंड क्या था, तुर्की में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को पसंद नहीं करता था। अतः उसने 1926 में तुर्की के साथ एक समझौता कर लिया और मूसल या मंसूल का तेल का 10वां भाग देना स्वीकार कर लिया तुर्की को। इटली में मुसोलिनी के उदय से तुर्कों के लिए खतरा पैदा हो गया। जर्मनी में हिटलर के उदय ने इस खतरे को और अधिक बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप 1933 में तुर्की बाल्कन मित्र संघ का सदस्य बना। इस सदस्य देशों के एक दूसरे की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने तथा आपसी सहयोग स्थापित करने का वचन किया। 1936 में जब इटली ने अब्सीनिया पर आक्रमण किया तो तुर्की ने राष्ट्रसंघ का पक्ष लिया। हिटलर द्वारा जब जर्मनी के शस्त्रीकरण की घोषणा से क्या हुआ, तुर्की को अपनी सुरक्षा की चिंता लग गई। परिणाम स्वरूप तुर्की इंग्लैंड और फ्रांस के खेमे में चला गया। 10 नवंबर 1938 को क्या हो गया, मुस्तफा कमाल पाशा का स्वर्गवास हो गया। अपनी मृत्यु से पूर्व वह तुर्की का आंतरिक व बाहरी समस्याओं का समाधान करने में सफल रहा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो गया तुर्की का आधुनिक राष्ट्र के रूप में उदय। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.